जितना भी हम आके यहाँ पर समझाते हैं हुक्मरानों को, पूरी रात हम उनको लैला मजनू के किस्से सुनाते हैं, सुबह हमसे पूछते हैं कि लैला मेल थी या फीमेल थी। जब से ये मुल्क वजूद में आया है, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही है जिसने उस गंगा से जो है बलूचिस्तान की गंगा से हाथ न धोए हों। हाँ, बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझा गया है। अहम बिल जिसमें बलूचिस्तान की नहीं पूरे पाकिस्तान की किस्मत जिसमें लिखी हुई है, आज सेनेट में भी ये बिल पेश किया गया, मैं इसको अपोज करता हूँ। अख्तर मैंगल साहब हुकूमती इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा हैं। इनके पास 4 MNAs हैं और अगर अख्तर मैंगल साहब हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तो फिर हुकूमत शायद एक हफ्ता भी ना निकाल सके। ये एक हकीकत है जिससे गवर्नमेंट भी वाकिफ़ है और अख्तर मैंगल साहब भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। अब इशू ये है कि अख्तर मैंगल साहब का हुकूमत के साथ एक सीरियस किस्म का इख्तलाफ पैदा हो चुका है और अख्तर मैंगल साहब ने ना सिर्फ गवर्नमेंट को ये वार्निंग दे दी है कि मैं इत्तेहाद से निकल जाऊँगा, बल्कि इन्होंने अपनी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है और उस इजलास का एक ही नुक्ता होगा कि क्या हमें इस सूरत हाल में गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पहले इन्होंने ये इजलास 15 दिसंबर को बुलवाया था, लेकिन अब शायद 2, 4, 5 दिन इसमें ताख़ीर हो जाए और इसके बाद ये इजलास और इस इजलास में ये फ़ैसला हो जाए कि गवर्नमेंट के साथ हमने चलना है या फिर नहीं चलना। लेकिन ये तय है कि ये इजलास इसी महीने के अंदर होगा। अब सवाल ये है कि अख्तर मैंगल साहब गवर्नमेंट से इतने नाराज़ क्यों हैं। उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। रेकोडिक आपको पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ पे तांबे और सोने के बहुत बड़े ज़खायर निकले हैं। 1995-96 में एक इंटरनेशनल कंपनी को यहाँ ठेका दिया गया था कि वो यहाँ से सोना निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये सारा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार होता चला गया। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में इस पे सो मोटो हुआ, फिर ये अदालत के अंदर मामला चलता रहा, फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, फिर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। फिर जो कंपनी थी ये फौरी तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई, वहाँ पे काम चलता रहा, वहाँ पे केस चलता रहा, पाकिस्तान आता रहा, पाकिस्तान जाता रहा, कंपनी अपने वकील भेजती रही, पाकिस्तान अपने वकील भिजवाता रहा। ये सिलसिला चलते 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 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया और उसके बाद ये मुख्तलिफ फ़ोरम से फ़ैसला होता रहा। पाकिस्तान डिले करता रहा, कभी हमारे वकील आते रहे, कभी हमारे वकील जाते रहे और अल्टीमेटली हमें एक प्लेंटी पड़ गई और वो प्लेंटी $7 बिलियन की थी, $7 बिलियन। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अपने इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं वो $6.5 बिलियन हैं और यहाँ पे जो हमें प्लेंटी पड़ गई थी वो $7 बिलियन थे। तो उसका खुद अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर है अगर वो हमारे ज़खायर में से वो पैसे निकाल लिए जाएँ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो उसके बाद जब ये हमारी फ़ाइनल डेट्स रह गई और हमने क्योंकि उस पर अपील दायर नहीं की थी, उस वक्त यहाँ पर बड़ा क्यास था, गवर्नमेंट खासे उस वक्त प्रॉब्लम में थी और इमरान खान साहब का दौर था, तो उस पर गवर्नमेंट ने नज़र नहीं रखी। तो अब जब हमारे ख़िलाफ़ एक हतमी फ़ैसला होने लगा था कि जिसके बाद हमारे मालियाती ज़खायर में से $7 बिलियन माइनस कर लेने थे, तो उस वक्त आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब को ये बताया गया कि हालात बड़े ख़तरनाक हैं और किसी वक्त भी $7 बिलियन हमारे अकाउंट से निकल सकते हैं। तो जब जनरल बाजवा साहब ने देखा तो पता चला कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो न्यूयॉर्क में पड़े हुए हैं, वो अमेरिका में पड़े हुए हैं। तो जनरल बाजवा साहब बड़े हैरान हुए और उन्होंने हम सबको बताया, खुद बताया कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें जुर्माना हो चुका है और हम रेड वार्निंग में चल रहे हैं, किसी भी वक्त हमारे अकाउंट से $7 बिलियन माइनस कर लिए जाएंगे और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो भी अमेरिका के अंदर पड़े हैं। लिहाजा अमेरिका को वहाँ से पैसे निकालते हुए देर नहीं लगेगी। तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट से रब्ता किया गया, गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता ही नहीं था। गवर्नर स्टेट बैंक से रब्ता किया, गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं पता था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे, तो आर्मी ने अपना स्पेशल जहाज़ भिजवा के एक लेटर के साथ वज़ीर-ए-आज़म के पास भेजा, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर दस्तखत किए। उसके बाद वो जहाज़ न्यूयॉर्क गया और वहाँ पे जाके उन्होंने वो लेटर जमा करवाया। लेटर जमा करवाने के बाद जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स थे वो अमेरिका से यूएई और चाइना शिफ्ट किए गए और उससे ये हुआ कि फौरी तौर पे अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती तो कम से कम $7 बिलियन से हम बच गए, वो हमारे माइनस नहीं हुए। उसके बाद फिर ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ने वकील किए, खासी आर्बिट्रेशन हुई, खासे मुल्कों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। इन्वॉल्व करने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि रेकोडेक को दोबारा मौका दिया जाता है और हम उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करते हैं। तो अब रिवीजन के लिए ज़ाहिर पार्लियामेंट की एक मोहर चाहिए थी, पार्लियामेंट के में एक कानून चाहिए था, एक बिल चाहिए था, उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। तो अब इस गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे फ़ैसला किया कि इमीडिएटली हमें ये काम करना चाहिए, अगर हमने ना किया
तो हमारे रिजर्व्स पहले ही कम है और उसमें से अगर $7 बिलियन माइनस कर जाते हैं तो पाकिस्तान एक ही दिन में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट ने इस पर एक बिल बनाया। बिल बनाने के बाद 2 दिन पहले इसे कौमी असम्बली में पेश किया और जब पेश किया गया तो अख्तर मैंगल साहब के बकौल हमें नहीं बताया गया था। और जब अख्तर मैंगल साहब और ताहिर बज़ेंजो साहब और रज़ा रवानी साहब और इनके अलावा सेनेटर नसीम साहबा, ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, जब इनको पता चला तो ये दौड़े और इन्होंने गवर्नमेंट से रब्ता करके कहा कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया और आप इतना बड़ा फैसला करने लगे। बहरहाल ये वक्त पे पार्लियामेंट पहुँचे, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वफूद के साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अपनी मजबूरी बताई, लेकिन इसके बावजूद ये उस मजबूरी से मुतमईन नहीं हुए। गवर्नमेंट ने फिर ज़ाहिर ये बिल पास करवा लिया। जब बिल पास करवा लिया तो अख्तर मैंगल साहब ने बयान दे दिया कि मैं अब हुकूमत से निकलने लगा। तो इसके बाद खासी लहदे हुई और ख़ासे इनको समझाने की कोशिश की गई और इस दौरान इनके साथ खासे मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये फौरी तौर पर कराची चले गए और अब ये बलूचिस्तान चले गए। तो अब इनको समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अख्तर मैंगल साहब थोड़े से रजामंद हुए हैं कि वो 15 तारीख को फ़ैसला नहीं करते और ये फ़ैसला थोड़ा सा मौखर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अख्तर मैंगल साहब को नहीं मनाया जाता, इनको नहीं कायल किया जाता और वो इसरार करते हैं कि ये बिल वापस हो और फिर मैं इत्तेहाद में रहूँगा, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाइंडिंग है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिनको ज़ाहिर पाकिस्तान ने पूरा करना है और अगर पाकिस्तान पूरा नहीं करता तो वहाँ से जाएगा। और इस तरफ से अगर अख्तर मैंगल साहब की बात नहीं मानी जाती या बलूचिस्तान के जो सरबराह हैं, बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू नहीं मानी जाती या उनके मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते, तो फिर ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो अब एक दो धारी तलवार है कि आप अगर रेकोडिक बचाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बचती और अगर आप गवर्नमेंट बचाते हैं तो फिर रेकोडिक नहीं बचता। तो आप एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जिसमें आगे खाई है और पीछे आग का दरिया है। तो आपने या तो आग का दरिया पार करना है या फिर आपने खाई में छलांग लगानी। तो ये गवर्नमेंट खासी इस वक्त मुश्किल में पड़ गई है और इमरान खान साहब इस बात पे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अख्तर मैंगल साहब एक तुरफ का पत्ता है। जब अख्तर मैंगल साहब वो पहले शख्स से जो PTI की गवर्नमेंट से निकले थे, जब वो PTI की गवर्नमेंट से निकले तो उसके बाद PTI की गवर्नमेंट गिर गई थी और अब इस तरफ से भी अगर अख्तर मैंगल साहब चले जाते हैं तो ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी। लिहाजा अख्तर मैंगल साहब इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। गवर्नमेंट एफर्ट भी बहुत कर रही है इस पर, अख्तर मैंगल साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ले दे करके इनसे को मामलात करके को सेटल करके इस इशू को सेटल किया जाए और इसमें इस्टेब्लिशमेंट से भी मिन्नत की जा रही है। तो लिहाजा ये एक ऐसा केस है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अल्लाह का वास्ता इनको समझाएं और आप ही की बात है जिसको ये समझ सकते हैं, हमारी बातों को ये समझेंगे नहीं। तो अब जब इस्टेब्लिशमेंट अख्तर मैंगल साहब के साथ बैठेगी तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को अख्तर मैंगल साहब को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और उसमें जो पहला उनका मुतालबा है वो मिसिंग पर्सनस है। तो अख्तर मैंगल साहब के पास एक मिसिंग पर्सनस की लिस्ट है, तो सबसे पहले वो ये मुतालबा करेंगे कि आप इन लोगों को छोड़ें। अब अगला सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस पोजीशन में भी इतनी आसानी से नहीं आएगी क्योंकि उसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बगावत के पर्चे हैं या जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया या उनका राह के साथ ताल्लुक़ था। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ सकेगी और उस पर भी खासा मेरा ख्याल है इशू बनेगा। और इसके साथ साथ अख्तर मैंगल साहब का ये मुतालबा है कि क्योंकि ये ज़खायर जो हैं ये बलूचिस्तान की अमानत हैं तो इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है या फ़ायदा बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट 37% जो है पहले से ऑफ़र कर चुकी है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को दे रही है, लेकिन अब अगर मज़ीद मुतालबा किया जाता है तो ज़ाहिर है फिर वफाक के पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 50% बचता है। तो अब 50% जो है उस कंपनी का है, 50% पाकिस्तान का, उसमें 37% अगर बलूचिस्तान को मिल रहा है तो बाकी 13% बचता है। अब अगर ये 13% भी वफाक सरेंडर कर देता है तो उसके बाद ज़ाहिर है वफाक के पास क्या रहेगा। तो वफाक सिर्फ ये पुराने बर्तन धोता रहेगा और इस सालन में या इस देग में उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो जब आपका हिस्सा नहीं रहेगा तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी गेम है कि जिसमें वफाक को खासा नुकसान पहुंच रहा है। अभी अगर ये सेटल नहीं होती किसी भी एंगल से तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे फिर बचती हुई नज़र नहीं आती। लिहाजा गवर्नमेंट को अभी ये चाहिए कि वो अख्तर मैंगल साहब की मिन्नत करे और गवर्नमेंट इसके लिए कमर बस्ता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की भी कोशिश है कि वो अख्तर मैंगल साहब को अपने साथ मिला लें और अगर अख्तर मैंगल साहब PTI के इत्तेहादी बन जाते हैं तो फिर भी गवर्नमेंट नहीं बचेगी क्योंकि इस साइड से ये पंजाब और KP की गवर्नमेंट तोड़ देंगे, असमिया तोड़ देंगे, तो उसके बाद आपके सामने सूरत हाल। लिहाजा अब गवर्नमेंट के लिए ख़ासा मुश्किल मरहला
आ चुका है। अख्तर मैंगल साहब मैदान में।